हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 23 अप्रैल का इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, पीआईबी सबमरी। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 से सोशल का। ठीक है, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनमत एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। ठीक है, पहला, भारत में विज्ञापनों में जो लैंगिक पक्षपात है और जो समावेशन है उसके बारे में, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके ऊपर इसमें लैंगिक पक्षपात को दिखाया गया है। ठीक है, तो देखते टॉपिक क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो यूनिसेफ है, देखो ये सब आते हैं ना, जो यूनिसेफ या छोटी छोटी जो भी चीज़ें आती हैं, इन्हें रोज़ मैं बताऊँ उससे बढ़िया है कि आप एक कॉपी लगा लो। एक बार आपने अगर यूनिसेफ लिख लिया, ठीक है, तो कब स्थापना हुई, कहाँ पे इसका मुख्यालय और ये सब क्या कार्य करती है, तो एक कॉपी में इन सबको एक बार लिख लोगे, रोज़ रोज़ ये आते रहेंगे घूम फिर के, तो आपको रोज़ रोज़ जो है उसे गूगल पे नहीं देखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप कॉपी में से लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो जीना, जेंडर इन मीडिया ऑन जेंडर इन मीडिया, ठीक है, मतलब जीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया। ठीक है, इंग्लिश में गलत है, हिंदी में सही है, जीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया। इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, भारत में विज्ञापनों में जो लैंगिक पक्षपात और समावेशन है। ठीक है, इस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट निकाली गई है। तो ये जो सर्वे हुआ वो 1000 से अधिक जो टेलीविज़न और यूट्यूब की जो विज्ञापन थे ना, उनका आकलन इसमें किया गया। ठीक है, अध्ययन में सर्वाधिक पहुंच हासिल करने वाले विज्ञापनों का विश्लेषण किया गया। क्या देखा गया इसमें, प्रमुख निष्कर्ष क्या है इसके, कि जहाँ तक कि स्क्रीन और बोलने के समय के संदर्भ में जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व की समानता बात की जाए, तो ये विज्ञापन वैश्विक मानदंड है जो उनसे बेहतर है, किंतु इनका चित्रण जो है समस्यात्मक है। वैश्विक मानदंड के हिसाब से ठीक है, पर इनका चित्रात्मक समस्यात्मक कैसे है, क्योंकि जो महिलाओं का पात्र होता है ना, वो ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, विवाहिता के रूप में अधिक दिखाया जाता है, और आय अर्जित करने वाले व्यवसाय में जो है कम दिखाया जाता है, मतलब वो जॉब वॉब करके पैसे कमा रही है उसमें कम दिखाया जाएगा, ज़्यादातर विवाहिता के रूप में इन्हें दिखाया जाता है। ठीक है, और देखभाल करने वाले और माता पिता के रूप में संभवतः अधिक इन्हें चित्रित किया जाता है, जिससे जो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उजागर होती है। महिला पात्रों को जो पुरुष की तुलना में क्या दिखाया जाता है कि गतिविधियाँ करते दिखाया जाता है, जैसे खरीदारी, मतलब खरीदारी का मतलब क्या हो गया कि वो हाउसवाइफ है और घर के लिए सामान खरीद रही है। ठीक है, तो उसमें 3 पुरुष पात्रों की तुलना में 4.1% ज़्यादा दिखाया जाता है महिलाओं को खरीदारी करते हुए। सफाई में 2.2% के मुकाबले 4.8% ज़्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, और भोजन के लिए खरीदारी या बनाने की तैयारी करने में 3.9% के खिलाफ 5.4% ज़्यादा दिखाया जाता है महिलाओं को। ठीक है, जिन पात्रों में अधिक होशियार होने का गुण दिखाया जाता है उसमें जो है ज़्यादातर पुरुष पात्रों को ही दिखाया जाता है। ठीक है, 2% महिला पात्रों की तुलना में 32.2% अधिक। ठीक है, मतलब इतना मेल को ज़्यादा, जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा दिखाया जाता है और महिलाओं को सिर्फ 2%। और हमेशा जो 2/3 जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो 9% हैगा, वो त्वचा जो उनकी स्किन होती है वो क्या होती है, उजली होती है, वाइट स्किन दिखाया जाता है अथवा मध्यम उजला। और इनमें स्त्री पात्र हमेशा मतलब पतला होता है, स्लिम ट्रिम दिखाया जाता है लड़कियों को। ठीक है, संबंधित मुद्दे और चिंताएं क्या है इसमें, जो महिला प्रतिनिधित्व है वो उसको हावी देखते हैं भारतीय विज्ञापनों में, फिर भी इनको रंगवाद, अत्यधिक लैंगिकरण के कारण घर के बाहर आजीविका अथवा आकांक्षाओं को पूरा करने में हाशिए पर रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि गलत भी है। विज्ञापनों में महिलाओं की गई गलत व्याख्या और हानिकारक जो रूढ़िवादिता है, जो मतलब हमारे जैसे जो पैट्रियार्की वगैरह है, पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, उसको कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। महिलाओं और युवा लड़कियों पर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि वो खुद को, मतलब जो एडवर्टाइज है वो जैसे लेडी जो महिलाएं हैं वो देखती हैं, तो उससे क्या होगा, अगर आप 80% जो है महिलाओं को ऐसे खरीदारी करते हुए, घर के काम करते हुए दिखाया जाएगा, तो ज़्यादातर महिलाओं पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो मतलब छोटे कम एज की लड़कियां होंगी, कि ज़्यादातर महिलाएं यही कर रही हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है बच्चों पे, कि वो खुद को किस प्रकार देखते हैं और समाज में उनका क्या महत्व है। एक समतामूलक समाज सुनिश्चित करने के लिए इस कठोर असमानता का समाधान किया जाने की आवश्यकता है। ठीक है,
जो सोशल वगैरह जिनका सोशियोलॉजी जैसे अगर किसी का ऑप्शन है तो उसके लिए ये टॉपिक सही हो जाता है। वैसे भी सोशल भी हमारे पास जीएस पेपर 1 में आता है, तो उसके लिए भी जो है आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में। अगला टॉपिक है जो आर्मेनियाई नरसंहार है, ठीक है। सेम पेपर 1 से विश्व के इतिहास में 18वीं सदी और बाद की घटनाएं और औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना है, जिसमें कि जो ओटोमन तुर्क था उसने आर्मेनियाई आबादी जो थी, ठीक है, जो ओटोमन तुर्कमेन की आबादी थी, इनको पूर्वी अनातोलिया से निर्वासित कर दिया गया था। आगे मैप में बताया गया है कहाँ पे होगा, जो कि 1915 से 1920 के बीच जो विश्व युद्ध था उसके बीच में इसे किया गया था। तो हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने आर्मेनियाई नरसंहार को औपचारिक रूप से नरसंहार मानने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 24 अप्रैल को आर्मेनियाई नरसंहार स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है, इस दौरान जो आर्मेनियाई नरसंहार में हजारों आर्मेनियाई लोग हत्याओं, भूखमरी और बीमारी के कारण मरे थे। तुर्की इस घटना पर भिन्न राय रखता है, जबकि इतिहासकारों के बीच इतिहास की इस घटना पर आम सहमति है कि ऐसा ही हुआ था। उस समय ये माना जा रहा है कि 1 मिलियन से अधिक आर्मेनियाई लोग क्या थे, मरे थे इस जेनोसाइड में, ठीक है। इस स्वीकृति का महत्व, मतलब अगर ये मान भी लिया जाएगा तो क्या सिर्फ मात्र शर्मिंदगी होगी तुर्की के लिए, है ना। और फिर भी अमेरिका इस कदम से अन्य देशों में नरसंहार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तथापि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह स्वीकृति तुर्की के लिए अवांछनीय और अस्वीकार भी होगी, मतलब तुर्की का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, जो पूर्वी अनातोलिया था वो ये अंतालिया ये है ना, यहाँ से इनको निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर 2 से है, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन में संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवा के विकास और प्रबंधन से विषय। स्वाइन फीवर, ठीक है, जो स्वाइन मतलब जो वो होते हैं, पिग होते हैं, सुअर होते हैं, उनमें फीवर, बुखार। जो मिजोरम है, जो वो है स्टेट है, उसके 4 जिलों में जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया है। उत्केंद्रों के रूप में उन्हें घोषित किया गया, मतलब वहाँ पे उनका केंद्र है। इस बीमारी से 1 महीने में अब तक 1119 सूअरों की मौत हो चुकी है, ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में देखें तो ये एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। पर ये क्या है, सिर्फ जानवरों से जानवरों में ही फैलता है, ठीक है, इसलिए इंसान को इनसे खतरा नहीं है। इसके अंदर एक सूअर एक तीव्र रक्तस्रावी बुखार, बहुत तेज बुखार होता है, उससे पीड़ित होता है। 1920 के दशक में अफ्रीका में इसे देखा गया था। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब, मतलब जिसे हो गया तो वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। चूँकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं आता है, इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना ही है। मतलब अगर उसे मारेंगे तो वो क्या करेगा, एक सूअर दूसरे सूअर में फैला देगा, ठीक है। जिसे अगर हो गया तो उसे मारना ही पड़ता है फिर। इससे इंसानों को खतरा नहीं है, जानवरों में फैल रहा है। FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की कंपनी है, यह रोग अत्यधिक संक्रामक है और इसकी सीमा पार संक्रमण क्षमता से इस क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही एक बार फिर इस रोग का भूत अफ्रीका से बाहर जो है पांव पसार रहा है। यह रोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा और घरेलू आय के महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका फिगर दे रखा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की फैक्ट्स, हाउ इट स्प्रेड। जो ये इंसेक्ट होता है, बायोलॉजिकल वेक्टर सच एज सॉफ्ट टिक बोलते हैं इसे, ठीक है। जो जानवरों में होता है ना, वो खून चूसता रहता है जो, तो वो एक संक्रमित में लगेगा तो वही फिर जाके जो है दूसरे को भी संक्रमित कर देता है। नो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट ASF के कोई वैक्सीनेशन नहीं है। वायरस नॉट ट्रांसमिसिबल टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। पिग और बोर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स, इनके कॉन्टैक्ट से इनमें भी आ जाता है। जो डोमेस्टिक में जो पशुपालन करते हैं ना सूअरों का, उसमें एक्सपोजर टू कारकेसेस ब्लड फ्रॉम इंसेक्ट पिग। सिम्टम देख लेते हैं इसके। सिम्टम में क्या होगा, ये कान जो है लाल हो जाते हैं ना, तो नीचे का एरिया लाल हो जाएगा, उल्टियाँ लगेंगी, है ना, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाते हैं, हाई फीवर हो जाता है। तो ये इन एरिया में देखा जाता है। एशियन कंट्री हिट जो है नॉर्थ कोरिया में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हार्डेस्ट हिट विद 2.8 मिलियन पिग्स किल्ड दिस ईयर, ठीक है। डेथ इन 6 to 13 डे थे, 6 से 13 दिन में मर जाते हैं। उसके बाद कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इसका 5वां सत्र
आयोजित किया गया, ठीक है, FSSAI का। इसको भी गूगल पे देख के एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए, ठीक है, ये भी आता रहता है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मसालों और पाक कला में काम आने वाली जो जड़ी बूटियाँ उस पर कोडेक्स समिति जो है CCSCH, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इसके 5वें सत्र का जो है उद्घाटन किया गया। तो ये CCSCH का गठन कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमेटी के अंतर्गत किया गया, ठीक है। इस कमेटी के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया। उसके बाद अगर इसके बारे में देखें तो 2013 में से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है? मसालों और पाक कला में काम आने वाली जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके सूखे हुए, निर्जलित, साबुत अवस्था, पिसे टूटे कुटे हुए प्रकार के वैश्विक जो वो होते हैं, मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका विकास एवं प्रचार करना। यह आवश्यकता पड़ने पर इन मसालों एवं जड़ी बूटियों का प्रतिरूपण करने से बचाव हेतु मानकों के विकास की प्रक्रिया में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श भी कर सकती है, ठीक है। इस कमेटी के सत्रों का आयोजन भारत की मेज़बानी में किया गया और इसके लिए मसाला बोर्ड जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है उसके द्वारा इस आयोजन के लिए सचिवालय के रूप में दायित्व भी निभाया गया। CSE के बारे में देखें तो ये जो है जो हमारी जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसे स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, इसकी स्थापना 1963 में हुई। सचिवालय कहाँ पे? रोम में स्थित है और FAO मुख्यालय से कार्य करता है, ठीक है। इसका गठन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा, खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। उसके अलावा CSE वर्ष में एक बार जिनेवा और रोम में बारी बारी से नियमित रूप से आयोजित होता बैठकें करता है। इसमें जो है 189 कोडेक्स सदस्य भी शामिल है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस, इसके बारे में देखते हैं। CSE जो है इसके द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस, ठीक है। ये मानक सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों जो प्रसंस्कृत जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, मतलब रॉ मटेरियल से जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, अर्ध प्रोसेस्ड या फिर कच्चे खाद्य उत्पादों के दोबारा प्रसंस्करण में जो प्रयुक्त सामग्री है उसको कवर करते हैं। कोडेक्स जो है प्रावधानों में सूक्ष्मजीवी विज्ञान मानदंडों, खाद्य योजकों, कीटनाशक, पशु औषधीय अवशिष्ट सहित खाद्य पदार्थों की स्वच्छता व पोषण संबंधी गुणवत्ता को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो वो पढ़ा था परसिवियरेंस, जो मार्स पे गया हुआ था ना, तो उसके बारे में अब बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन के उसे निष्कर्ष मिले। ये GS3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा, ठीक है। हाल ही में जो परसिवियरेंस रोवर है उस पर लगे एक उपकरण को पहली बार मंगलयान के विरले वातावरण में ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफलता हासिल मिल गई, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना मॉक्सी, ये वाला, ये जो है कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, वहाँ की CO2 से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, ठीक है। यह सफलता भविष्य में चालक दलों सहित भेजे जाने वाले अभियानों के लिए एक उम्मीद प्रदान करती है कि जो अंतरिक्ष यात्री है मिशन के दौरान सांस लेने और पृथ्वी पर लौटने के लिए इस तकनीक का विश्वास कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर लेंगे वहाँ पे, है ना। जो वहाँ पे 96% जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.13% क्या है, ऑक्सीजन है वहाँ पे, जबकि पृथ्वी में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। किस प्रकार किया? जो मॉक्सी हमारा मार्क्स ऑक्सीजन इन सीटू होता है, मतलब जहाँ पे ये रखा होगा वहीं पे, इन सीटू ऑन साइट बोलते हैं इसे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा मंगल पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है एक बार में, ठीक है। और ये 5 ग्राम ऑक्सीजन 10 मिनट तक एक इंसान इसका यूज़ कर सकता है। वृक्ष की भांति जो मॉक्सी है वो CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के ऑक्सीजन परमाणु को पृथक करता है। जो CO2 है इसमें O2 को पृथक कर लेता है वो। यह प्रक्रिया लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है, डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऊष्मा का यूज़ करके पूरी की गई है। अगर मॉक्सी के बारे में देखें तो ये 1 घंटे में 10 ग्राम ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है। इसे परसिवियरेंस रोवर के भीतर लगाया जाता है। यह एक कार बैटरी के आकार का होता है। इसका वजन कितना होता है? 17.1 किलोग्राम, जो कि मंगल पर 6.1 किलोग्राम के बराबर है। धरती पर 17.1, वहाँ पे 6.1, ग्रेविटी कम है वहाँ पे, ठीक है। अगले 2 वर्षों में मॉक्सी द्वारा 9 बार ऑक्सीजन निष्कर्षण किए जाने की उम्मीद है, 9 बार, ठीक है। मतलब एक बार में 5 ग्राम तो 45
45 ग्राम जो है ऑक्सीजन बना लेगा। लाल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो चालक दल होता है अभियानों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अति महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन अंतरिक्ष यात्रों पर सांस लेने के साथ साथ पृथ्वी पर वापस आने के लिए रॉकेट में ईंधन के रूप में भी यूज़ होता है ऑक्सीजन का। नासा के अनुसार अगर एक भविष्य में एक मतलब जो हमारे अंतरिक्ष यात्रा है तो उसके लिए मंगल से उड़ान भरने के लिए 7 मीट्रिक टन रॉकेट ईंधन और 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लगभग पूरे अंतरिक्ष यान के बराबर की ज़रूरत होगी। ठीक है। इसके विपरीत मंगल ग्रह पर रहने और काम करने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको सांस लेने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन लगभग 1 मीट्रिक टन, ठीक है, 1 मीट्रिक टन की ज़रूरत होगी। इस प्रकार वापसी यात्रा के लिए पृथ्वी से मंगल तक 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को ढोना एक बड़ी चुनौती होगी। और यदि लाल ग्रह पर ही तरल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाए, लिक्विड ऑक्सीजन का, तो वैज्ञानिकों का काम काफ़ी आसान हो जाएगा इससे। ठीक है। पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। इसकी 51वीं वर्षगांठ में, मतलब फर्स्ट टाइम इसे 1970 में मनाया गया था, तो ये इसकी 51वीं वर्षगांठ थी। अपनी धरती का पहले जैसा करें, इसका ये विषय था इस बार। ठीक है। रिस्टोर आवर अर्थ, इंग्लिश में अच्छा लग रहा है। ठीक है। रिस्टोर आवर अर्थ। तो यह कार्यक्रम 1969 में सांता बारबरा तेल रिसाव उसी घटना के बाद किया गया था और साथ ही स्मोक और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों के कारण शुरू किया गया था। ठीक है। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को, और ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को ही। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में अभिहित किया गया। वर्तमान में पृथ्वी दिवस वैश्विक स्तर पर जो ORG एक गैर लाभकारी संगठन है उसके द्वारा समन्वित किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी दिवस 2016 के जो पेरिस समझौता हुआ था ना, वो भी 22 अप्रैल को ही हुआ था, उस पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। अगला टॉपिक भी GS पेपर 3 से ही है। व्हाट्सअप की निजता, जो प्राइवेट पॉलिसी है ना, निजता नीति जो अब चेंज हुआ है। ठीक है। तो इस पर व्हाट्सअप ने जो है द्वारा एक दायर की गई थी एक याचिका, उसको खारिज कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। इस याचिका में जो व्हाट्सअप है उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है, CCI है जो, उसके द्वारा विवादित नई निजता योजना की जांच करने, मतलब इसकी जांच की जा रही थी, जो उनकी नई प्राइवेट पॉलिसी थी फरवरी में जो लॉन्च हुई थी, उसकी जांच के लिए जो वो थी उसको चुनौती दी थी कि जांच ना की जाए। संबंधित प्रकरण याचिका में ये दावा किया था कि निजता नीति जो प्राइवेट पॉलिसी है उसका मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पहले से ही पड़ा है, कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही गया हुआ है, इसलिए भारतीय जो CCI है इसके द्वारा इसकी जांच का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर चेक हो जाएगा तो दोबारा से जो है इसको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप के मालिक जो फेसबुक द्वारा भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश चुनौती देते हुए इस तरह की याचिका दायर की गई थी। मतलब फेसबुक ने भी ये याचिका दायर की थी। CCI उसका वक्तव्य क्या है कि जो नई निजता नीति है कथित रूप से अत्यधिक डेटा संग्रह करके प्रभावित किया जा रहा है। यह जांचने की ज़रूरत है कि अत्यधिक जो डेटा संग्रह हो रहा है, मतलब जो हमारा डाटा है वो संग्रह किया जा रहा है, उससे प्रतिस्पर्धा विरोधी निहितार्थ किसी सीमा के बाहर किसी मुद्दे पर उल्लंघन ना कर रहा हो। ठीक है। आयोग ने कहा कि जो व्हाट्सअप है उसकी नई निजता नीति जो न्यू प्राइवेट पॉलिसी है उस पर काम कर रहा है, जिसका उपभोक्ता का अत्यधिक जो डाटा है हमारा उस डाटा करने तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी संदर्भों और साझा करने में उपयोग किया जा सकता है। मतलब हमारा जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में संग्रह किया जा रहा है व्हाट्सअप के द्वारा। इसकी विशेषताएं क्या है? न्यू पॉलिसी मतलब क्या विशेषता है? तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ जानकारी साझा, जो मतलब हमारा डाटा है वो फेसबुक के साथ भी साझा किया जा रहा है। ठीक है। हार्डवेयर की जानकारी, व्हाट्सअप उपयोगकर्ताओं के जो मतलब जो व्हाट्सअप है हमारे फ़ोन में क्या क्या देख सकता है, बैटरी स्तर, सिग्नल शक्ति, ऐप संस्करण कौन सा वो है, ब्राउज़र जानकारी, हमने क्या क्या सर्च किया, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन जानकारी, ठीक है, ये सब एकत्र कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर या ISP सब कुछ उसको पता चल जाएगा। अकाउंट डिलीट करना, अगर आपने मान लीजिए अकाउंट डिलीट कर दिया तो भी जो आपका पुराना डाटा है वो उसी प्लेटफॉर्म पर संग्रहित रहेगा, इकट्ठा रहेगा फिर भी। डाटा स्टोरेज, जो मतलब हमारा वो डाटा स्टोर करेगा वो जो है फेसबुक की सहयोगी कंपनियों है वहाँ वो स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में जो फेसबुक की कंपनियाँ हैं उनको स्थानांतरित किया जा सकता है। जबकि हम क्या चाहते हैं? डाटा का स्थानीयकरण। ठीक है। डाटा स्थानीयकरण मतलब जहाँ का डाटा है वो वहीं पे ही स्टोर हो, दूसरे देश में ना जाए। अवस्थिति, भले ही कोई उपयोगकर्ता अपनी अवस्थिति संबंधी सुविधाओं का उपयोग नहीं करता तो भी व्हाट्सएप उसकी सामान्य अवस्थिति
मतलब देश, शहर, उसका अनुमान लगाने के लिए आईपी पते, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, और फ़ोन नंबर, क्षेत्र, जो कोड होगा हमारे, जहाँ जिस एरिया में रह रहे होंगे, जैसी अन्य जानकारी एकत्र करता रहता है। भुगतान सेवा, व्हाट्सएप का कहना है कि अगर कोई भी उपयोगकर्ता अपनी भुगतान सेवा को उपयोग करता है तो आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी संसाधित करेंगे, जिसमें भुगतान खाता जो होगा, जिससे हमने जिस खाते से किया होगा, या लेन देन की जानकारी, कितना पैसा कहाँ भेजा, वो सब भी उसके पास रहेंगे। संबंधित चिंताएँ क्या हैं? व्हाट्सएप की नई जो नीति है वो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को आधार प्रदान करने वाली जो श्री कृष्ण समिति थी, उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों की अवहेलना कर रही है कहीं ना कहीं, प्राइवेट पॉलिसी की। उसके बाद डेटा स्थानीयकरण, मतलब जहाँ का डेटा है वो उसी एरिया में जो है स्टोर किया जाए। उसका उद्देश्य निजी डाटा का देश के बाहर हस्तांतरण पर रोक लगाना है। इससे व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के साथ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो नई गोपनीयता नीति है, न्यू प्राइवेट पॉलिसी है, उसके लागू होने पर व्हाट्सएप किसी उपयोगकर्ता का जो मेटा डाटा होगा वो भी साझा कर सकता है, अर्थात वार्तालाप के जो मूल संदेश होते हैं उसके अलावा सब कुछ साझा किया जा सकता है। ठीक है, जो मतलब बात करते हैं हम, तो उसमें पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास चली जाएगी। यदि उपयोगकर्ता व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीय नीति, अद्यतन होता है अपडेटेड जो गोपनीय नीति है उससे असहमत है, तो इस नई नीति होने के बाद उनके पास व्हाट्सएप जो है छोड़ना होगा। प्रीलिम्स फोर्स फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा सरकार की जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको अपनाने की दिशा में तेज़ी लाने के लिए फोर्स फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई। मतलब इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है वो फ्री होगी और ओपन सोर्स से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो इसके इनोवेशन के चैलेंज की घोषणा जो है की। इसके तहत जो है मंत्रालय ने फोर्स इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप्स के से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में गवर्नमेंट टेक के लिए संभावित अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स उत्पाद नवाचारों को प्रस्तुत करें, मतलब जाके हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें बिना कोई पैसा दिए। KRI ननगला, ये एक इंडोनेशिया पनडुब्बी है जो हाल ही में लापता है। ठीक है, खबरों के अनुसार यह पनडुब्बी बाली द्वीप के उत्तर में 25 मील की दूरी पर युद्धाभ्यास के लिए तैयारी कर रही थी। ठीक है, इसको जो खोजने के लिए इंडोनेशियन नौसेना की मदद के लिए विशाखापट्टनम से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया में। तो बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद मैं वो PT365 का भी देखता हूँ, एक पार्ट अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।